हेलो दोस्तों। तो आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। दोस्तों, ये मध्यकालीन इतिहास की सीरीज़ अब रेगुलर बेसिस पर अपलोड होगी और यह आपकी विभिन्न परीक्षाओं, चाहे वो एसएससी हो या किसी भी स्टेट एग्ज़ाम जैसे एमपी पुलिस, यूपी पुलिस, एसआई, पटवारी, यहाँ तक कि सीडीएस, एनडीए जैसे एग्ज़ाम्स में भी बड़ी हेल्पफुल होगी। तो दोस्तों, आप लगातार हमारे साथ बने रहें। एक बार फिर मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम गोल पर स्वागत करता हूँ। चलिए तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। ध्यान रखें, मध्यकालीन भारत के इतिहास की शुरुआत मानी जाती है 712 ईस्वी से, जब भारत पर मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण होता है। मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर आक्रमण करने का रीज़न क्या था, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं कि क्या रीज़न रहा कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया। देखिए दोस्तों, बगदाद में बैठा एक खलीफा और खलीफा के रूप में इस समय उमैयद वंश के लोग शासन कर रहे हैं। उमैयद वंश के खलीफाओं ने अपना गवर्नर, जो कि अरब का शासक है, अल हज्जाज को नियुक्त किया। यह अल हज्जाज इस समय अरब का शासक है, जिसको उमैयद वंश के लोगों ने अपने गवर्नर या अपने प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है अरब में। इसी अल हज्जाज का सेनापति बोल दो उसको, या भतीजा कह लो या दामाद कह लो, वो है मोहम्मद बिन कासिम। इसी अल हज्जाज का सेनापति, भतीजा या दामाद, जिसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम, ये भारत पर अटैक करेगा। लेकिन मैंने अभी जैसा बोला कि भारत पर अटैक किया क्यों, सबसे पहले इसका रीज़न देखते हैं। तो देखिए जरा गाइस, ये भारत की स्थिति है। अगर आप गौर से देख रहे हैं तो देखिए, ये हमारे भारत का सिंध वाला रीजन है। इस सिंध की राजधानी है अरूर। ध्यान रखें, कई बुक्स देवल को भी मानती हैं, लेकिन ऑथेंटिक जो डाटा है वो अरूर को ही सिंध की कैपिटल के रूप में मान्यता देता है। तो सिंध की राजधानी है इस समय अरूर, और इसी सिंध का एक फेमस बंदरगाह है जिसका नाम है देवल बंदरगाह। अब होता क्या है, अरेबियन लोग यहाँ भारत के इस हिस्से से, अपने मालाबार तट से, और हम बात करें यहाँ पर श्रीलंका, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा से मसाले का व्यापार किया करते थे। एक समय की बात है, अल हज्जाज का एक जहाज़ यहाँ से व्यापार करके जा रहा होता है। इसी समय जो दाहिर के सैनिक हैं, ये दाहिर के सैनिक देवल बंदरगाह पर अल हज्जाज के जहाज़ का सामान लूट लेते हैं। और यह जहाज़ जब खाली पहुंचता है अल हज्जाज के पास, तो वह बड़ा ही क्रोधित होता है, और यही बात उमैयद वंश के लोगों तक पहुंच जाती है कि जो अल हज्जाज का जहाज़ है उसको जो देवल बंदरगाह है वहाँ पर लूट लिया गया है। उमैयद वंश के लोग तुरंत एक मैसेज भेजते हैं दाहिर को और कहते हैं, भाई ये बदमाशी आप क्यों दे रहे हो। दाहिर इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है, और दाहिर, हम कह रहे हैं ना, इस समय दाहिर एक अयोग्य उत्तराधिकारी है। और इतिहासकार कहते भी हैं कि भारत पर मुगल सत्ता की स्थापना में जितना योगदान पृथ्वीराज चौहान द्वारा तराइन का द्वितीय युद्ध हारना है, उतना ही योगदान दाहिर का अयोग्य शासक होना है। तो दाहिर जब कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है, तो ये उमैयद वंश के लोग अल हज्जाज से हर्जाना वसूल करते हैं और अल हज्जाज को आदेश देते हैं कि जाओ भाई, भारत पर अटैक करो, और जो भी दाहिर के द्वारा किया गया है उसको उसका दंड दे के आओ। इस समय अल हज्जाज का टॉप क्लास का सोल्जर है मोहम्मद बिन कासिम, और अल हज्जाज अपने दामाद, सेनापति या भतीजा मोहम्मद बिन कासिम को आदेश देता है कि जाओ भारत पर अटैक करो, और जो हमारे जहाज़ को देवल बंदरगाह पर लूटा गया है उसका जो भी हर्जाना है उसकी क्षतिपूर्ति कीजिए। अब मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करेगा। तो दोस्तों, यहाँ से देखिए प्रश्न क्या बनेगा, आपसे कभी भी पूछा जाए कि बताइए अरबों का भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य, या मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था, तो हम कहेंगे देवल बंदरगाह पर लूटे गए अल हज्जाज का जहाज़। अल हज्जाज के जहाज़ को ही लूटना भारत पर अरबों का आक्रमण करने का एक एम बना, एक उद्देश्य बना। हालांकि उनकी निगाहें तो भारत पर बहुत ही पहले से थीं, लेकिन यहाँ पर इनको एक पुख्ता, कहते ना, एक एक आधार मिल जाता है भारत पर आक्रमण करने का, और अब मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं आगे, देखिए मोहम्मद बिन कासिम 712 से 714 इसका शासनकाल माना जाता है। अगर आप लिखना चाहें तो लिख लेना।
712 से 714 इसका शासनकाल माना जाता है। कासिम भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक है। पहला क्वेश्चन यहीं से बनेगा आपका, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन है? हम कहेंगे मोहम्मद बिन कासिम। तो फर्स्ट मुस्लिम हु अटैक्ड इंडिया। एंड सेकंड पॉइंट, ही अटैक्ड सिंध एंड मुल्तान। इसने सिंध और मुल्तान वाले हिस्से पर अटैक किया, आक्रमण किया। आगे हम बात करें इसी क्रम में, उसने नेरुन को जीता, देवल को जीता, सेहवा, रावर, ब्राह्मणबाद और अरूर जो कि कैपिटल है सिंध, इन सब को अपने आधिपत्य में ले लेता है। ध्यान रखें इसी बीच में सबसे फेमस युद्ध होता है रावर का युद्ध। रावर का युद्ध हो रहा है रावर का जो युद्ध है वो 712 ईस्वी में होता है। यह युद्ध मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के मध्य लड़ा जाता है, जो कि 712 ईस्वी में हुआ। इसमें दाहिर पराजित हुआ है और मोहम्मद बिन कासिम विजयी होता है और मोहम्मद बिन कासिम द्वारा दाहिर की हत्या कर दी जाती है, पराजित हो जाता है दाहिर। और इस प्रकार से हम कहेंगे कि सिंध वाले क्षेत्र पर अब मोहम्मद बिन कासिम का रूल हो जाएगा, उसका शासन स्थापित हो जाएगा। अब ध्यान रखें, दाहिर का पराजित होने में जितना उसका अयोग्य शासक होना है, यहीं पर हम एक पॉइंट और बोल सकते हैं कि इसी समय सिंध के कुछ लोग जैसे बौद्ध जो सिंध में रहा करते थे, बौद्ध, जाट और एक मेड़ भी होते हैं, इन लोगों ने दाहिर को पराजित करने के लिए, दाहिर को हराने के लिए मोहम्मद बिन कासिम का सहयोग किया था। अगर कभी पूछ लिया जाए तो ये बात आप थोड़ा याद रखें। इसके बाद देखिए, अब जब सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम का आधिपत्य हो गया तो उसने सिंध वासियों के सामने दो शर्तें रखी। पहला, या तो भाई आप लोग इस्लाम ग्रहण कर लीजिए या जिम्मी बन जाइए। कर लेता हूँ। जिम्मी का अर्थ होता है सेकंड सिटीजन, द्वितीय नागरिक। कभी भी आपसे पूछा जाए कि जिम्मी का मतलब क्या होता है, एक सेकंड, अगर पूछा जाए जिम्मी का अर्थ क्या होता है तो ध्यान रखना, जिम्मी का अर्थ होता है सेकंड सिटीजन, द्वितीय नागरिक। द्वितीय नागरिक इनकी हम बोलते हैं नॉन मुस्लिम या गैर मुसलमान। तो उसने कहा या तो आप इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लीजिए या मेरे जिम्मी बन जाइए, यानी द्वितीय नागरिक या नॉन मुस्लिम के रूप में आप रहिए। और जो भी हमारे यहाँ जिम्मी होगा या गैर मुसलमान होगा उसको एक टैक्स पे करना पड़ेगा जिसका नाम है जजिया। तो ध्यान रखें, यहाँ से जजिया कर की शुरुआत होती है और यह भारत में प्रथम मुस्लिम शासक है जिसके द्वारा भारत में जजिया कर लगाया गया, जजिया टैक्स इम्पोज किया गया। तो आपसे पूछा जाए भारत पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक, तो हम कहेंगे मोहम्मद बिन कासिम। हमारा आंसर होगा मोहम्मद बिन कासिम। ध्यान रखें जजिया कर के बारे में कुछ और बातें। यह आय का 1/2 से 2/3 आय का लिया जाता था। ये गैर मुसलमानों पर लगाया जाने वाला कर है। और इसके अपवाद क्या हैं तो ध्यान से देखें, ब्राह्मण, विधवा, बच्चे, विकलांग और वृद्ध, इनको अपवाद के रूप में रखा गया है, अर्थात इन लोगों पर जजिया कर नहीं लगाया जाता था। अब इसी जजिया कर से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए जरा, जजिया कर को सबसे पहली बार हटाने का काम किया हसन गंगू ने, जो कि साउथ इंडिया में है। ये बहमनी साम्राज्य का शासक है। पहली बार उत्तर भारत जो कि हमारा कश्मीर वाला हिस्सा है, कश्मीर में हटाया जैनुल आबिदीन ने। संपूर्ण भारत से पहली बार जजिया कर को हटाने का काम किया है अकबर ने। ध्यान रखें ये फैक्ट समझें, सबसे पहली बार किसने हटाया तो हसन गंगू ने हटाया। उत्तर भारत में सबसे पहले किसने हटाया तो जैनुल आबिदीन ने हटाया। और संपूर्ण भारत से पहली बार जजिया कर को हटाने वाला व्यक्ति है अकबर। अकबर ने सबसे पहले संपूर्ण भारत से इस टैक्स को हटाया। लेकिन वहीं हम बात करें कि वह शासक जिसने पहली बार ब्राह्मणों पर जजिया इम्पोज किया, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया, तो उसका नाम है फिरोज शाह तुगलक। ध्यान रखें, अकबर के हटाने के पश्चात फिर 1679 में औरंगजेब द्वारा पुनः जजिया कर रीअप्लाई किया गया, पुनः लगाया गया। और ध्यान रखें इसी जजिया कर से एक लास्ट फैक्ट और बनता है। फाइनली अंततः जजिया कर को भारत से किसने समाप्त किया तो ध्यान रखें, अंततः जजिया कर को भारत से मोहम्मद शाह रंगीला ने हटाया। ठीक, तो ये जजिया कर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। आप वीडियो पॉज करके या बाद में आप दोबारा से आप इसको लिख सकते हैं साथ में, या मैं इसके PDF है जो टेलीग्राम चैनल पर अपने अपलोड कर दूँगा। अब ध्यान से देखें यहाँ पर एक फैक्ट और, 713 ईस्वी में 713 AD 713 ईस्वी में पुनः जो है हम इसी क्रम में अगर देखें कि जहाँ नेरुल, देवल, सेवा और रावर, ब्राह्मणबाद, अरूर पर कब्जा किया, इसी क्रम में 713 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम मुल्तान पर आक्रमण करता है
और मुल्तान को वह जीतता है तो यहाँ से उसको अपार धन की प्राप्ति होती है, इसलिए वह मुल्तान का नाम स्वर्ण नगरी रख देता है। तो इस प्रकार से एक इफेक्ट और हो गया हमारा। चलिए आगे हम बात करें अब। ये आप सब बिल्कुल हाँ देखिए जरा, हम मोहम्मद बिन कासिम के बारे में और क्या देख सकते हैं। तो देखो दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम पहला मुस्लिम शासक है जिसने गोल्डन कॉइन्स स्वर्ण सिक्के जारी किए। ही इज़ अ कंसीडर्ड फर्स्ट मुस्लिम हु इश्यूड गोल्डन कॉइन्स। और ध्यान रखना इन गोल्डन कॉइन्स का नाम था दरहिम। ठीक, तो ये लिखा है यहाँ पर, यह फर्स्ट मुस्लिम शासक है जिसने गोल्डन कॉइन्स स्वर्ण सिक्के जारी किए। आगे हम बात करें, इसके द्वारा भारत में अरबी घोड़े लाए गए। तो अरबी घोड़ों का आगमन पहली बार मोहम्मद बिन कासिम के साथ ही हो रहा है। ध्यान रखना, सॉरी यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, ध्यान से देखें। मोहम्मद बिन कासिम के आगमन अर्थात अरबों के आगमन से ही भारत में खजूर की खेती प्रारंभ हुई और ऊँट पालन स्टार्ट हुआ। भारत में इससे पहले ऊँट नहीं पाले जाते थे, लेकिन जब मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया तो यहाँ से हम कहते हैं ना, अरबी लोगों का जैसे ही हमारे यहाँ आगमन होता है तो ऊँट पालन, खजूर की खेती और घोड़ों का आगमन होता है। ये कुछ पॉइंट्स याद रखना। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स और हैं। आप ये जानते हैं, ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं मानसून। तो मानसून शब्द भी एक अरबी भाषा का शब्द है और मानचित्रावली भी एक प्रकार का अरबी भाषा का शब्द है। ये भी आप याद रख सकते हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट है। आगे हम बात करें, ध्यान रखें, 2 किताबें हैं, चरक संहिता और पंचतंत्र। इन 2 बुक्स का अरबी भाषा में ट्रांसलेशन किया गया, अरबी अनुवाद किया गया। जो पंचतंत्र है, ध्यान रखना, पंचतंत्र के बारे में एक मोस्ट फैक्ट है ये कि यह सेकंड मोस्ट फेमस बुक ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर बाइबल, यानी बाइबल के पश्चात संसार की दूसरी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है पंचतंत्र। और ध्यान रखना, पंचतंत्र के राइटर हैं विष्णु शर्मा। यहाँ पे नहीं लिखा है, आप लिख लें इसको कि पंचतंत्र के राइटर, रचयिता, रचनाकार विष्णु शर्मा हैं। आगे हम बात करेंगे, इसी पंचतंत्र का अरबी भाषा में अनुवाद जो हुआ है वो कालिला व दिमना नाम से हुआ है। तो इसी पंचतंत्र को कालिला व दिमना नाम से जाना जाता है, जो कि पंचतंत्र का ही अरबी ट्रांसलेशन है, अरबी अनुवाद है। और अब हम लास्ट पॉइंट पे पहुंचते हैं, ध्यान से देखें। अगर आपसे पूछा जाए एम ऑफ अरेबियन अटैक, अरब आक्रमण का उद्देश्य क्या था, तो ध्यान रखें, जो हमारे मॉडर्न इतिहासकार हैं वो बोलते हैं कि धन की प्राप्ति। अगर धन की प्राप्ति, मैं नहीं मानता कि धन की प्राप्ति इनका एकमात्र उद्देश्य रहा होगा। मैं मानता हूँ कि पहला उद्देश्य इनका होगा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना और इसके साथ ही भारत की अपार धन संपदा को लूटना। लेकिन हमें तो अपने प्रश्न सही करने हैं। तो आपसे जब भी पूछा जाए कि भारत पर अरबी आक्रमण का उद्देश्य क्या है, तो हम बताएंगे धन की प्राप्ति। और धन की प्राप्ति के साथ अगर दूसरा ऑप्शन दिया रहेगा इस्लाम का प्रचार प्रसार, तो हम तीसरा ऑप्शन टिक करेंगे, ए और बी दोनों। अदरवाइज एक चुनना होगा तो हम कहेंगे धन की प्राप्ति। और ध्यान रखें, सिंध के इतिहास की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो सिंध के इतिहास की जानकारी हमें चचनामा पुस्तक से मिलती है, जो कि अरबी भाषा में लिखी हुई है। इसी चचनामा का फारसी अनुवाद अबू बकर कूफी द्वारा कराया जाता है। तो ये रहा भारत पर होने वाला अरबी अटैक। ध्यान रखें, यहाँ से हमने मध्यकालीन भारत का इतिहास स्टार्ट कर दिया है, जिसमें ये मेरा पहला लेक्चर था, जिसमें मैंने आपको बताया कि क्या रीज़न रहा अरबों के आक्रमण का और अरबी आक्रमण का उद्देश्य क्या था, किसने, इस संदर्भ में जो भी प्रसंग आए हैं, जो भी महत्वपूर्ण बातें थी जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, हमने सभी देखे। आपको इसका PDF टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगा। दूसरा, इसके बाद हम लेक्चर नंबर 2 अपलोड करेंगे। जो अपना दूसरा लेक्चर होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा इस्लाम का उदय के बारे में। तो आप बने रहिए मेरे साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।